हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हमने क्या क्या किया था, एक मैं क्विक रिकैप ले रहा हूँ अभी। तो वो आपको पता चल जाएगा कि हमने स्टार्ट टू एंड तक आज के पूरे लेक्चर में क्या क्या सीखा है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ईटैब सॉफ्टवेयर क्या है। तो ईटैब सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ये इसका जस्ट फुल फॉर्म है। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया था? सीएसआई कंपनी ने। सीएसआई कंपनी मींस कंप्यूटर्स एंड स्ट्रक्चर्स इंक्लूसिव। एक यूएसए की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर बनाती है। उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है ईटैब्स, जो कि हाई राइज स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ही एफिशिएंट है। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे बनाया गया है। और ये एफईएम बेस्ड एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और ई टैब्स जो इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है आजकल जो सॉफ्टवेयर्स, जैसे स्टैड प्रो है, ई टैब्स है, मिडास सिविल है, मिडास जेन है, फिर रोबोट है, फोर्ट्रॉन है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें से स्टैड प्रो है। उसमें से ये जो सॉफ्टवेयर है ई टैब्स, जितने भी कंपनीज रेसिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स आरसीसी वाले, आरसीसी के रेसिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स डिजाइन करती है, वो कंपनीज इस सॉफ्टवेयर को सबसे ज्यादा यूज कर रही है। ठीक है। तो मतलब आप लोगों को आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री कौन से फील्ड में आपको जाना है और जॉब करना है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर सीखना सही है या नहीं। अगर आपको आरसीसी स्ट्रक्चर्स में और टॉल बिल्डिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो इंफ्रा में जाना है, तो फिर आप जो सॉफ्टवेयर है मिडा सिविल और स्टैड प्रो वो भी सीख सकते हैं। और उस केस में फिर ईटैब्स इतना इफेक्टिवली आपको हेल्प नहीं करेगा। और जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स है जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ उन वो कंपनीज स्टैड प्रो ही ज्यादातर यूज करती है। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये पहले तो इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके बाद हमने देखा था एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो जिसके ऊपर पूरे स्पैन पर यूडीएल है। वो बीम को हमने एनालाइज किया था और डिजाइन किया था, और फिर उसको मैनुअल एग्जांपल के साथ वेरीफाई किया था। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इटप्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, फाइल में न्यू मॉडल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखते हैं, यूज सेव्ड यूजर डिफॉल्ट सेटिंग। तो आपने अगर खुद की कोई सेटिंग्स डिफॉल्ट सेटिंग एज अ डिफॉल्ट सेटिंग सेव की हुई है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है यूज सेटिंग्स फ्रॉम अ मॉडल फाइल। जो आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है इन द पास्ट, उस मॉडल में से सारी सेटिंग्स को अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बेटर है, बिकॉज मैं अपने खुद के सेटिंग्स पूरे डेवलप करूंगा। ठीक है। और ये क्योंकि ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, तो उसमें हमने अभी तक कोई मॉडल बनाया नहीं, तो हम इसमें सारी सेटिंग्स को बिल्ड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले यूनिट में क्या था? यूएस कस्टमरी, दैट मीन्स फुट पाउंड्स की वो वाली जो यूनिट है ना, फीट इंचेस वाली, वो वाली यूनिट वो हम यूज नहीं करते, वो यूएस में ही ज्यादा यूज हो रही है। और एम के एस मीन्स वो जो किलोग्राम और सेकेंड्स और वो वाली जो यूनिट है वो भी हम यूज नहीं करते। हम जो यूज करते वो है सिस्टम इंटरनेशनल मेट्रिक एसआई। तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये ऑप्शन है स्टील सेक्शन डेटाबेस। मतलब आपको जो स्टील टेबल यूज करना है, जो इस स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए, वो है इंडियन। बिकॉज हम हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया में लोकेटेड है। मतलब डिपेंड्स, अगर वो इंडिया में नहीं लोकेटेड है, आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो जो कि यूरोप में है, तो उसके लिए आपको यूरोप पे क्लिक करना है। जो जिस कंट्री के आप प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सिंस आई एम डिजाइनिंग माय स्ट्रक्चर इन इंडिया, सो आई विल सिलेक्ट ओवर हियर स्टील सेक्शन डेटाबेस एज इंडियन। ठीक है। And after that, steel design code will be for designing steel structure is IS 800. This is general purpose code for, and this is concrete design code. Concrete design code is IS 456 2000. It is a widely used
general purpose RCC structure. All the guidelines related to the RCC are given inside IS 456 2000. Okay, this is published by Indian Standard, Bureau of Indian Standard. So we'll use, in our case for concrete design, we'll use this code IS 456. Then simply click over here, OK, and then after clicking on this, we will see a window over here, number of grid line in X direction, number of grid line in Y direction. You'll see the spacing of the grids. Now, in our case, this is a first problem with of simply supported beam. So single beam is needed. So we don't need the complicated grids right now. So we'll just define number of grid line in for our case, that is in X direction will be 2, in Y direction will be 1. The spacing will be the length of the beam, that is 5 meters, and the spacing in Y direction will be 1 meter, because only a single beam, so in Y direction there is no need to define that the spacing. And here you can see the story data. Since in our case this is a single beam, then we'll define only one story, and then simply click over here, grid only option. Okay, after clicking on this, we will see three different windows. First will be Model Explorer. We will need to close this, and 3D view, that also we need to close. Okay, so only in 2D view I will work. मुझे सिर्फ 2D व्यू में काम करना है. जब भी मैं कोई भी प्लान ड्रॉ करता हूँ, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, तो जब तक मैं मॉडल उसका पूरा नहीं बना लेता, तब तक मुझे एक ही विंडो में काम करना है, वो है 2D प्लेन. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा मटेरियल डिफाइन करूंगा. तो मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके डिफाइन में जाना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाना है, और ऐड न्यू मटेरियल पे मैं क्लिक करूंगा. उसके बाद मैंने क्या किया, रीजन जो मेरे स्ट्रक्चर का लोकेशन है, मैंने इंडिया सिलेक्ट किया. मटेरियल टाइप कंक्रीट, ऑब्वियस है मुझे कंक्रीट मटेरियल डिफाइन करना है, और ग्रेड मेरा इंडियन रहेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड मेरा इंडियन रहेगा, और ग्रेड जो M25 या M30, हमारे प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, M20 यूज करेंगे. ठीक है, ओके बोलता हूं मैं. उसके बाद मेरे पास एक विंडो आता है, उसमें मटेरियल के प्रॉपर्टीज सब लिखे हुए हैं. तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो जो मटेरियल का नाम है वो लिखा हुआ है M20, और मटेरियल टाइप कंक्रीट, सिमेट्री टाइप आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक. ठीक है, ये सारा जो अजम्पशन है IS 456 में दिया हुआ है कंक्रीट के केस में. यहाँ पर मैं स्पेसिफाई वेट डेंसिटी, स्पेसिफाई मास डेंसिटी, यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन ऑन होता है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन ऑन होता है. मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसे वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसीलिए आप दोनों में से किसी एक को डिफाइन करोगे तो दूसरा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी मुझे पता है कंक्रीट की, IS 456 ने जो डिफाइन की है वो है 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. उसके बाद जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है जो M20 के लिए, वो 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK. अब ये जो 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK जो फॉर्मूला है, ये IS 456 में दिया है शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस के रूप में. ठीक है, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन का, वो है 5000 स्क्वायर रूट ऑफ FCK. फॉर आर केस FCK इज 20, तो 5000 स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो वो वैल्यू इतनी आएगी. ठीक है, आप कैलसी में कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो. Poisson's ratio for concrete lies between 0.15 to 0.22. So here we will take the average value as 0.2. For C it is 0.3. Okay. For coefficient of thermal expansion, तो ये क्या है कि हमारा जो कंक्रीट, जिस टाइप के कंक्रीट में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं, तो एग्रीगेट जिस रॉक से भी बनाया गया है, so depending upon the type of the rock, the coefficient of thermal expansion changes. और इसका एक टेबल दिया है IS 456 में. so that value, और मुंबई में अगर मैं बिल्डिंग डिजाइन कर रहा हूँ समझो, तो मुंबई में बेसाल्ट रॉक मिलती है जिससे एग्रीगेट बनाते हैं, और वो बेसाल्ट रॉक का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है 9.5 into 10⁻⁻⁶. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली 0.5095
ऐसे ये वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। इसके बाद आपको शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू दिख रही है। शेयर मॉड्यूलस की वैल्यू हमको डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज जी, ई एंड म्यू पे एक रिलेशन है, वो है एक फॉर्मूला है जो गेट का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आता ही आता है, E इज इक्वल्स टू 2G इंटू 1+μ। सो अगर मैं G का फॉर्मूला कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा, G इज इक्वल टू E अपॉन 2 इंटू 1+μ। तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, हमको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डिजाइन प्रॉपर्टी डेटा में, तो मुझे वो कंक्रीट की जो एफसीके है वो दिखा देगा। ठीक है, फिर आपको ओके करना है। ये जो है एडवांस मटेरियल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टीज वी डोंट नीड टू डिफाइन फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, सो विल सिंपली क्लिक ओके। और इसके बाद मुझे रिइंफोर्समेंट, जो मेरा रिइंफोर्समेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरे बीम में, उसको मैं डिफाइन करूंगा। सो मेरा जो रिइंफोर्समेंट ग्रेड साइट पे जो फॉलो होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्टील के लिए Fe500 और सीएस स्टील के लिए Fe415, तो इसको मैं डिफाइन करूंगा। कैसे करना है, एड न्यू मटेरियल, इंडियन कंक्रीट की जगह पे मैं रीबार सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, स्टील अलग है और रीबार अलग है। स्टील मीन स्ट्रक्चरल स्टील, आई सेक्शन, सी सेक्शन, वोस, और रीबार मीन्स रिइंफोर्समेंट बार। ठीक है, जो मेरा मैं यूज करता हूँ कंक्रीट बीम में एज अ रिइंफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं ये फर्स्ट जो है, अब ये HYSD मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। ठीक है, तो उसमें से मैं 415 ग्रेड का लूंगा और इसको मैं डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जो कि मैं HYSD की जगह पे मैं उसको Fe415 से पहचानता हूँ नाम, Fe415 में रीनेम कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है, मुझे जो IS 800 में जो वैल्यू दी हुई है स्टील की, जो डेंसिटी है वो वेट मास डेंसिटी के रूप में दी हुई है, मतलब 7850 kg पर मीटर क्यूब में जो वैल्यू दी हुई है, तो 7850 kg पर मीटर क्यूब, जैसा आईएस कोड ने वैल्यूज डिफाइन किया हुआ है और उसमें मेंशन किया है, वैसे ही हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो कंक्रीट के केस में उसने 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ था, और स्टील के केस में उसने 7850 केजी पर मीटर क्यूब दिया है, तो हमने यहाँ पे मास डेंसिटी डिफाइन कर दिया। बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। ये है मेरा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, जो कि 2 इंटू 10⁵ है, सो 2 लाख MPa। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर स्टील इज 11.7 इंटू 10⁻⁻6। ये 11 से 12 के बीच में वेरी करता है, तो यहाँ पर 11.7 विच इज क्वाइट ओके, सो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। और यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डिजाइन प्रॉपर्टी डेटा पे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ है उसी को मैं एज ए एक्सपेक्टेड वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, सो मेरी ये एक्सपेक्टेड यील्ड स्ट्रेंथ भी 415 हो जाएगी, और ये एक्सपेक्टेड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी 485 हो जाएगी। अब ये 415 और 485 कैसे आ गया, मतलब FU से FY का जो 415 था वो FU 485 कैसे हो गया, तो ये एक IS कोड है IS 1786, उसमें वैल्यू दी हुई है अगेंस्ट दी यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक टेबल दिया हुआ है। Fe415 के लिए 485 अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और ये मैंने मिनिमम और एक्सपेक्टेड को सेम क्यों किया है, बिकॉज मैं नहीं जानता कि मेरा मटेरियल कितना अच्छा निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मिनिमम वैल्यू है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उतना ही वो मुझे अचीव करेगा, मेरा जो रिइंफोर्समेंट का बार है वो उतना ही वैल्यू अचीव करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दोनों को सेम कर दिया, ओके बोला, क्लिक करना है। उसके बाद Fe500 डिफाइन करना है इन द सिमिलर मैनर जैसे हमने Fe415 डिफाइन किया था। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ Fe500। यहाँ पे मैं मास डेंसिटी स्पेसिफाई करता हूँ 7850, 2 इंटू 10⁵5, 11.7 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद मैं डिजाइन डेटा में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इन दोनों को सेम कर देता हूँ 545, सॉरी 545, ओके। और फिर मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, और फिर मैं यहाँ पे ओके बोलता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो क्रॉस सेक्शन है उसको डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिफाइन में जाऊंगा, सेक्शन प्रॉपर्टी में जाऊंगा, फ्रेम सेक्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एड न्यू प्रॉपर्टी करूंगा, कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर
ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है रेक्टेंगुलर सेक्शन, इस पे क्लिक करूंगा और मैं बीम का क्रॉस सेक्शन डिफाइन करूंगा। अब मैं जब बीम का क्रॉस सेक्शन डिफाइन करना है तो उसकी लेबलिंग को भी स्पेसिफिक मेथड में मैं टाइप करूंगा। तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो बीम का जो कैपिटल फर्स्ट लेटर है बी, वो मैं टाइप करूंगा। फिर मैं विड्थ मेंशन करूंगा और डेप्थ मेंशन करूंगा। उसके बाद मटेरियल ग्रेड कंक्रीट का। तो मेरा जो क्रॉस सेक्शन में यूज करने वाला हूँ वो है 250 क्रॉस 500। सो 250 मेरी विड्थ हो जाएगी, क्रॉस 500 मेरी डेप्थ हो जाएगी। देन M20 जो हमने मटेरियल ग्रेड डिफाइन किया था उसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, ये मेरा लेबल कर बीम का नेमिंग करने का स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आप अपना खुद का भी फॉर्मेट रख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरा बीम कौन सा वाला, मतलब जो मैंने बीम डिफाइन किया है उसमें ये पर्टिकुलर लेबल में सेक्शन प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो ये क्या एट अ ग्लांस पता चल जाता है। बीम विथ 250 mm width and 500 mm depth with material grade M20। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेप्थ 500 पुट करूंगा और यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा मेरी विड्थ 250 और रिइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी डिफाइन किया था। तो फ्रेम सेक्शन में ईटर्स में क्या है, बीम एंड कॉलम दोनों को फ्रेम बोलता है वो। अगर दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, तो वो हम यहाँ पे जैसे ही रिइंफोर्समेंट टाइप पे क्लिक करते हैं उसमें हमको दो ऑप्शन दिखता है, डिजाइन टाइप। तो डिजाइन टाइप में जैसे मैं बीम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा बीम का विंडो आ जाएगा डिजाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉन्जिट्यूडनल बार्स के लिए ग्रेड रखूंगा FE 500 जो कि साइड पे फॉलो होता है, और स्टीरअप्स के लिए FE 415। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको देना है इफेक्टिव कवर का वैल्यू। पर मुझे पता नहीं है कि इफेक्टिव कवर का वैल्यू मतलब जो मेरे बीम है उसमें AST रिक्वायर्ड कितना आने वाला है, एक लेयर ऑफ बार्स आएंगे या दो लेयर ऑफ बार्स आएंगे। तो जनरली क्या करते हैं हम, ये प्रैक्टिस होती है कि 10% ऑफ टोटल डेप्थ यहाँ पर इनपुट करना है। तो हमारा जो डेप्थ है वो 500 है, तो हम यहाँ पे 50-50 दोनों में इनपुट कर देंगे वैल्यूज और फिर ओके बोल देंगे। इस तरीके से मैंने बीम का क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर दिया। फिर मैं क्लिक ओके पे क्लिक करता हूँ। मैंने अभी सेक्शन प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी और मटेरियल प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी। ठीक है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में क्या करूंगा, डिफाइन में जाऊंगा। मैं जो लोड्स अप्लाई करने वाला हूँ उसके लिए मैंने लोड पैटर्न में जाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो डेड लोड केस में ये जो दिख रहा है सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो सेल्फ वेट है वो सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट करेगा अंडर दिस लोड केस। ठीक है, ये जो डेड लोड पैटर्न है या डेड लोड केस है इसी के अंडर वो सेल्फ वेट कैलकुलेट करेगा। तो मुझे सेल्फ वेट के लिए अलग से कुछ डिजाइन मतलब डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, तो मैं सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 रखूंगा, लेकिन मेक श्योर कि ये जो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 है ये किसी एक ही लोड पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लाइव लोड पैटर्न है उसमें या तो फिर कोई और भी लोड पैटर्न होगा उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे लाइव लोड पैटर्न में जीरो, जीरो मीन्स ऐसा नहीं है कि लाइव लोड कैलकुलेट नहीं होगा। लाइव लोड पैटर्न में हम लोग खुद अपना जो लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, जिसको बोलता हूँ मैं लोड कॉम्बिनेशन। तो लोड कॉम्बिनेशन को कंबाइन करना है और मेरे पास सिर्फ दो ही लोड पैटर्न है। तो दोनों को डेड लोड एंड लाइव लोड को कंबाइन करने के लिए IS 456 ने जो फैक्टर्स दिए हैं वो है 1.5। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एड न्यू कॉम्बो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम डाल देता हूँ, जो मेरा कॉम्बिनेशन का नाम रहेगा 1.5 DL प्लस 1.5 LL। और अभी मैं क्या करूंगा, डेड लोड तो मेरा है, इसको मैं 1.5 कर देता हूँ, ऐड करता हूँ। लाइव लोड को मैं 1.5, ये मेरा स्केल फैक्टर हो गया। ये देखो दोस्तों, मेरा ये दोनों कंबाइन हो गया। कंबाइन कैसे हुआ, यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन टाइप में क्या है, लीनियर ऐड, मतलब सिंपल दोनों को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जितने लोड केस होंगे उनको ऐड करेगा। तो डेड लोड केस को भी 1.5 दिया, लाइव लोड को भी 1.5 दिया। इसका मतलब 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड मेरा कॉम्बिनेशन बन गया है। फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले मैं उसको सेव कर लूंगा। ठीक है, फाइल सेव, और यहाँ पर मैं
एक एग्जाम्पल 1 सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मेरी जो फाइल थी पुरानी वाली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो बीम है उसको मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके लिए मैं ड्रॉ में जाता हूँ, ड्रॉ बीम एंड कॉलम एंड ब्रेस ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करता हूँ, और इस पे ये जो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेस इन प्लान एलिवेशन एंड 3D, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपने बीम की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूंगा जो मैंने डिफाइन की थी, बीम 250 बाय 500 M20। मोमेंट रिलीज मेरा कंटिन्यूअस की जगह पे मैं पिंड सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज दिस इज, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और यहाँ पे ऑफसेट 0 ही रहेगा, बिकॉज जहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर भी ड्रॉ होना चाहिए, वहां पर ही ड्रॉ होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको 0 पे रखूंगा। बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, यहाँ से मैं सिंपली क्लोज कर दूंगा और मेरा बीम में ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के लिए जैसे ही मैं ये कमांड नंबर आ गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, वहां पर जाऊंगा। तो जैसे मैं कर्सर को वहां पर लेकर जाता हूँ तो मुझे एक पॉइंट दिखता है, ग्रिड पॉइंट A1। इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आया। ये जो प्लस साइन दिख रहा है रेड कलर का, जब वो साइन आएगा तब आपको लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करते हुए लेकर जाना है सेकेंड पॉइंट तक। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में भी मुझे एक ग्रिड पॉइंट दिख रहा है B1, उस पर फिर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, मेरा बीम ड्रॉ हो जाएगा। अब मुझे कमांड से बाहर निकलना है, मैं सिंपली एस्केप प्रेस करूंगा फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, तो ये मेरा बीम ड्रॉ हो गया। अब मुझे इसको सिंपली सपोर्टेड बनाना है, तो मुझे सपोर्ट असाइनमेंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड के जॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, असाइन में जाता हूँ, जॉइंट्स पे जाता हूँ, रिस्ट्रेंट पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मेरा एक साइड हिंज सपोर्ट होगा, तो मैं हिंज सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा सपोर्ट असाइन हो गया। हालांकि ये अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज हम प्लान व्यू में है, 3D में दिख जाएगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले ये मैं दूसरा सपोर्ट भी असाइन कर देता हूँ राइट साइड में, जो कि मेरा रोलर सपोर्ट होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में लेफ्ट सपोर्ट हिंज होता है और एक सपोर्ट रोलर होता है। ठीक है, तो ये जो रोलर सपोर्ट है इस पे मैं सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरा ये विंडो बंद नहीं होता। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये मेरा विंडो बंद हो जाएगा, मतलब अप्लाई में मेरा सपोर्ट भी असाइन हो गया और विंडो भी मुझे यहाँ पे, बिकॉज मुझे दूसरा सपोर्ट का असाइनमेंट भी करना था तो मैंने अप्लाई पे क्लिक किया था। क्योंकि अब मेरा असाइन, जितना भी सपोर्ट असाइन करना था वो खत्म हो चुका है, तो अब मैं ओके पे प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये देखो अब 3D में मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया जिसमें लेफ्ट साइड में हिंज सपोर्ट है और राइट साइड में रोलर सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको साइड में ले लूंगा और ये मेरा ड्रॉ हो गया। अब मैं इस पे लोड असाइन करूंगा, तो लोड असाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये बीम को सिलेक्ट करूंगा, फिर असाइन में जाऊंगा, फ्रेम लोड्स, बिकॉज ये मेरा बीम है ना, तो बीम ये ई टाइप्स में बीम एंड कॉलम दोनों फ्रेम है, तो मैं फ्रेम में जाऊंगा और लोड असाइन करना है तो फ्रेम लोड में जाऊंगा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड में जाऊंगा क्योंकि मुझे यूडीएल असाइन करना है, और मैं लोड पैटर्न नेम लाइव सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज डेड लोड में मेरा सेल्फ वेट है तो मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं लाइव लोड में मेरा जो एक्स्ट्रा लोड है वो मैं अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो यूडीएल है वो फोर्स है, इसलिए मैं फोर्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लोड एप्लीकेशन ऑब्वियस है, जो मेरा यूडीएल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है फ्रॉम टॉप टू डाउन, इसलिए ग्रेविटी पे सिलेक्ट करूंगा। ग्रेविटी मींस लोड इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू डाउन। ओके, उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखते हैं। ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड मींस जो मेरा यूडीएल पहले से वहां पे होगा उसमें यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू डिफाइन करूंगा वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। समझो कि मैंने यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू अप्लाई की, अगर मेरे बीम पे पहले से ही 10 किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू थी, वहां पर यूडीएल पहले से ही 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल था बीम पर, और अब अगर मैं ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड पे क्लिक करता हूँ और 10 अप्लाई करता हूँ तो वो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। लेकिन रिप्लेस कमांड क्या करता है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड, ये क्या करेगा, वो वाले 10 को रिप्लेस कर देगा। आपकी जो नई वैल्यू यहाँ पे आप जो भी इनपुट करोगे, समझो 10 कर दी तो वो 10 को 10 से रिप्लेस कर देगा, तो फाइनल वैल्यू जो रहेगी वो 10 ही रहेगी। और डिलीट वाले में क्या होगा,
कि जितना भी यूडीएल इस बीम पे अप्लाई किया है आपने अंडर लोड केस लाइव वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर उस पे मैं वो यहाँ पे डिफाइन करूंगा, क्योंकि वो यूडीएल है एंटायर स्पैन पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर वहां पर मेरे बीम में ट्रेपेजॉइडल लोड है, मतलब यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और अकॉर्डिंगली मैं ये डिफाइन करूंगा। क्योंकि ये अभी तो हमारा यूडीएल है, तो इस यहाँ पे मैं यूडीएल डिफाइन करके ओके पे प्रेस कर दूंगा। ये देखो मेरा लोड अप्लाई हो गया। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एनालिसिस। मैंने डिफाइन भी कर दिया, बीम सेक्शन भी डिफाइन कर दिया, कंक्रीट सेक्शन भी डिफाइन कर दिया और कंक्रीट का मटेरियल भी डिफाइन कर दिया, लोड भी असाइन कर दिया। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालिसिस। तो मैं जाऊंगा एनालाइज में, रन एनालिसिस पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं रन एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अब उसका शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम दिखाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है, ये जो पेज आता है एनालिसिस मैसेज, इसमें देखोगे तो 0 एरर्स दिखा रहा है। तो सिंपली आपको डन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो फर्स्ट विंडो आपको दिखेगा वो है आपका डिफ्लेक्शन डायग्राम। डिफ्लेक्शन डायग्राम ड्यू टू, यहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट साइड में आपको वो दिखेगा डिस्प्लेसमेंट इन ब्रैकेट में, देखो वो लोड केस का नाम दिखाता है डेड। डेड मींस अभी ये सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन डायग्राम है वो डिस्प्ले हो रहा है। और मुझे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेक करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा, फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम पे क्लिक करूंगा। ये जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेम पियर स्पेंड्रल फोर्सेस, इस पे क्लिक करूंगा। इसके लिए शॉर्टकट भी है F8, आप F8 प्रेस करोगे तो भी आपको ये कमांड मिल जाएगी। ठीक है, बट जनरल प्रैक्टिस है कि आप ये मेन्यू बार से ही जाओ, शॉर्टकट्स ज्यादा याद नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, इसमें से जा सकते हैं हम। फोर्स स्ट्रेस डायग्राम, फ्रेम पियर स्पिंडल लिंक फोर्सेस, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ गया यहाँ पे, जिसमें मुझे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो लोड के, यहाँ पे केस दिख रहा है, कॉम्बो दिख रहा है, मोड दिख रहा है। मोड तो हम व्यू नहीं करते, हम केस या कॉम्बो में ये जो रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो केस में ये सेल्फ डेड में सेल्फ वेट है, तो सेल्फ वेट में मोमेंट डायग्राम देखना है। अब मोमेंट में M22 जो है, मोमेंट 22 माइनर है, मोमेंट 33 मेजर है। बिकॉज हमारी जो 22 एक्सिस है वो माइनर एक्सिस है, 33 एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस है। ठीक है, सेक्शन की। और शेयर 22 मेजर शेयर, शेयर 33 माइनर शेयर। तो मुझे बेंडिंग मोमेंट देखना है, तो मैं मेजर मोमेंट पे क्लिक करूंगा और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम देखना है, तो मैं शेयर 22 पे क्लिक करूंगा, फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा, तो मेरा ये शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो मुझे वैल्यूज नहीं दिख रही है ना। तो मैं जैसे ही ये कर्सर वहां पर लेकर जाता हूँ माउस, तो देखो ये जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वैल्यूज भी डिस्प्ले हो रही है। बट मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज मुझे यहाँ पर ही डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डिस्प्ले ऑप्शंस में, ये देखो शो वैल्यूज एट कंट्रोलिंग स्टेशन, अप्लाई। रिमेम्बर दोस्तों, मैं अभी तक सिर्फ अप्लाई दबा रहा हूँ, इसीलिए ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन है। अगर मैंने ओके दबा दिया तो ये डायलॉग बॉक्स निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा शेयर फोर्स का वैल्यूज दिख रहा है। लेकिन मुझे शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम तीनों को एक साथ देखना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर ये जैसे कर्सर लाऊंगा और कर्सर यहाँ पर लाने के बाद जो वैल्यूज, स्क्रॉल करने पर जो वैल्यूज दिख रही है उस पे मैं राइट क्लिक करूंगा बीम पर, तो मुझे यहाँ पे ये लोडिंग डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम, ये चारों एक साथ दिख जाएंगे। और यहाँ पे भी मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से लोड केस में देखना है, कौन से लोड कॉम्बिनेशन में देखना है। तो अभी हमने जो यूडीएल अप्लाई किया था वो लाइव लोड में, लाइव लोड केस में किया था, तो मैं यहाँ पे लाइव लोड पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये जो डायग्राम है वो देखो लोड का 10 किलो न्यूटन पर मीटर एट 4 मीटर्स, मतलब यहाँ ये जो स्क्रॉलिंग का बटन है इसका है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देखो ये 10 किलो न्यूटन मीटर, मतलब मेरा जो यूडीएल का डायग्राम है वो है। और यहाँ पे शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स मेरा 25 किलो न्यूटन विच इज WL/2। सो 10 इंटू 5 मीटर जो हमारा लेंथ है, 10 इंटू 5 50, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। ठीक है, और WL² by 8 इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो सेंटर में आएगा।
तो मैं सेंटर में चेक करना है मुझे, मैं यहाँ पे 2.5 एंटर कर दूंगा, तो मेरा वो सेंटर में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिखेगा 31.5 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पे मैं अगर मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा तो वो करस्पॉन्डिंग हर एक का मैक्सिमम वैल्यूज दिखा देगा। जैसे शियर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 25 है। अब बेंडिंग मोमेंट में देखो W इंटू एल स्क्वायर बाई 8, तो W हमारा 10 है, इंटू एल इज 5 है, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज 31.25, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जो कि मिड स्पैन में है, ठीक है। और सिमिलरली डिफ्लेक्शन डायग्राम से भी हम ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इन ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 5/384 WL/4, ठीक है। और वो फॉर्मूला यूज करके 5/384 WL/4 अपॉन EI, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो अकॉर्डिंग जो E की वैल्यू हमने डिफाइन की मटेरियल की, और I जो हमारा क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेजर वाला, वो हम यूज करेंगे, और उससे हम ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है उसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर ने जो कैलकुलेट किया है उसको हम मैनुअल एग्जांपल के साथ मैनुअली कैलकुलेट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे चारों डायग्राम में एक साथ देख रहा हूँ, बट मुझे कॉम्बिनेशन में देखना। कॉम्बिनेशन में मतलब जो मेरा सेल्फ वेट है प्लस जो मेरा यूडीएल है उनका कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम देखना है। तो मैं लोड कॉम्बिनेशन में जाऊंगा। ये हमारा लोड कॉम्बिनेशन था 1.5 DLLL, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो मेजर शियर एंड मोमेंट, इस पे मैंने क्लिक किया, तो मेरा ये बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम ड्यू टू लोड कॉम्बिनेशन आ गया। इसमें मेरा सेल्फ वेट एंड जो यूडीएल मैंने अप्लाई किया था दोनों भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये डिफ्लेक्शन डायग्राम ड्यू टू कंबाइंड लोडिंग, ठीक है। अब मैं डन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमने देखा कि हम बीम को एनालाइज कैसे करना है। हमारा जो बीम है एक सिंगल बीम कैसे मॉडल करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है। अब हम इसको डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये जो व्यू है इस व्यू से बाहर आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अनडिफॉर्म शेप पर क्लिक करेंगे, तो ये आप वो व्यू से बाहर निकल गए, एनालिसिस के व्यू से। अब इस बीम को सिंपली आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के लिए आप कर्सर को इसकी जो लेंथ है कहीं पर भी रख के लेफ्ट क्लिक कर दोगे। एक बार करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरी बार करोगे तो डिसिलेक्ट हो जाएगा, वापस करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये जैसे सिलेक्ट होगा उसके बाद आपको डिजाइन में जाना है, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में जाना है, और उसके बाद स्टार्ट डिजाइन चेक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डिजाइन रन किया उसके बाद देखो मुझे यहाँ पे AST रिक्वायर्ड दिख रहा है। अब इसको मैं थोड़ा 3D व्यू को फ्रंट व्यू ऑन कर देता हूँ। तो फ्रंट व्यू ऑन करने के लिए मैं क्या करूंगा, एलिवेशन में जाऊंगा, क्योंकि हमारा ये ग्रिड 1 था तो ग्रिड 1 पे क्लिक करूंगा, ओके बोलूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एलिवेशन जनरेट हो गया ग्रिड 1 पे। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो टॉप सरफेस है वहां पर मेरा AST रिक्वायर्ड 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि जो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट था वो पूरा पूरा बॉटम में डेवलप हो रहा था। इन शॉर्ट जो टेंशन था पूरे बीम में वो नीचे की तरफ जनरेट हो रहा था। क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऑब्वियस है कि इसमें नीचे के सरफेस में ही टेंशन आएगा। टॉप सरफेस में कंप्रेशन था तो इसीलिए वहां पे स्टील रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन लेता है और स्टील टेंशन लेता है, ठीक है। इसीलिए उन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो RCC का जो एम था वो यही था कि कंक्रीट इज वीकर इन टेंशन, सो दूसरे किसी मटेरियल की जरूरत थी उसके साथ कंबाइन करने की, तो स्टील उसके साथ कंबाइन हुआ, बिकॉज दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन सेम है, इसीलिए नियर नियर टू सेम है। मतलब आपने देखा ना, हमने डिफाइन किया था 9.5 इंटू 10⁻⁻6 हमारा इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन था एग्रीगेट का।
तो वैसे ही जो सैंड है, सीमेंट है, उनका भी जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो भी अराउंड 10 है, और 11 हमारा रिइंफोर्समेंट का था। तो नियर टू सेम ही है दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसीलिए उन दोनों को कंबाइन किया है कंक्रीट मटेरियल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरा जो बॉटम में AST रिक्वायर्ड है, अब यहाँ पे देखो 3 अलग अलग वैल्यूज दिख रही है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया मिड स्पैन, ये हो गया राइट। लेफ्ट सपोर्ट, मिड स्पैन, राइट सपोर्ट, लेफ्ट साइड, मिड स्पैन एंड राइट साइड। ठीक है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये टॉप लेफ्ट साइड का है, ये मिड स्पैन, टॉप मिड स्पैन है, ये टॉप राइट साइड है, ये बॉटम लेफ्ट साइड है, ये बॉटम मिड स्पैन है, ये बॉटम राइट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट सबसे मैक्सिमम था मिड स्पैन में, बॉटम में, तो बॉटम मिड स्पैन में सबसे ज्यादा AST रिक्वायर्ड है। यहाँ पे AST रिक्वायर्ड की वैल्यू जो है वो है 341 mm²। तो अगर मैं 12 mm डाया का बार यूज करता हूँ, तो जिसका AST कितना है एक बार का 113 mm²। तो मुझे नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 341 जो AST रिक्वायर्ड है डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन बार, जो मेरा 12 mm डाया का बार है उसका AST है, एक बार का AST है 113। तो मुझे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ बार्स मिल जाएंगे, जो कि आ रहा है 3.01, नियर टू 3। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3। सो मैं क्या करूंगा, बॉटम सरफेस में 3 बार्स 12 mm डाया के प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे टॉप में जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या होगा, जो मेरी स्टीरअप्स होगी उनको पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 बार्स लगेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 और 8, मतलब 2 नंबर्स ऑफ 8 mm डाया बार्स, 2 numbers of 8 mm dia bars I will provide as top reinforcement in this beam to just to support vertical stirrups. Okay, though they are not required, but to support the vertical stirrups, to hold them in position will require those minimum 2 or 8, 2 numbers of 8 mm dia bars. And bottom we are providing according to the AST required, that is 3 numbers of 12 mm dia bars. So इस तरीके से मैंने इस बीम की एनालिसिस और डिजाइन दोनों ही आपको बता दी है कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। मतलब अगर किसी ने बोला कि मुझे एक बीम एनालाइज करना है और डिजाइन करना है यूजिंग ईटैप्स, तो वो कैसे करना है वो मैंने आज आपको बताया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और आज के लेक्चर में आपको जितने भी डाउट है वो आप लिख कर रखोगे। जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, इनिशियल 10 मिनट्स मेरा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, वहां पर आप अपने सारे डाउट्स मुझे पूछ सकते हो। आपको जितने भी डाउट आते हैं, जो भी डाउट आते हैं, आप सब लिख कर रखो और मुझे पूछो। मैं आपका एक भी डाउट अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे डाउट्स को आपको क्लियर कर दूंगा। आपके सारे डाउट्स जितने भी है उनको सबको मैं क्लियर करूंगा। और जैसे एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट्स है सबको क्लियर करने की। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।